नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मर्सी पावर के बारे में। मर्सी पावर यानी कि दया, दया कर सकने की क्षमता। हमारे देश में किसी भी अपराधी को अगर उसे सजा मिली है या उसने कोई अपराध किया है तो उस अपराध से उसको मुक्त करने की या फिर उस अपराध के लिए जिसे जो सजा मिली है उस सजा को कम कर सकने की, कुल मिलाकर के दया दिखाने की। दया दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी को फ्री कर दिया, खुला छोड़ दिया। दया दिखाने में बहुत सी चीजें आती हैं, राइट? वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें केवल और केवल किसी को माफ कर देना ही नहीं आता कि हाँ आप बिल्कुल छूट जाओगे, आप घर चले जाओ। उसमें और भी चीजें आती हैं। वो क्या चीजें आती हैं वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। और आज दया याचिका के बारे में ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि दया याचिका किस समय लगाई जाती है और दया याचिका का प्रोसेस क्या है। और हम इस चीज को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इस चीज को हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज आई है, आपने कुछ दिनों पहले ही सुनी होगी, कि लाल किले पर हमले का एक दोषी था, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, उसको मृत्यु दंड दिया गया है। उसने क्या किया कि मृत्यु दंड पाने के बाद जब उसे सजा सुना दी गई तो उसने क्या किया कि अब जो है दया याचिका लगाई है। यानी अब उसको दया की उम्मीद है। किससे? सिस्टम से। और सिस्टम से दया की उम्मीद करने का मतलब है कि वो राष्ट्रपति के पास जा रहा है दया याचिका लेकर के, क्योंकि भारत में जो दया याचिका होती है वो राष्ट्रपति के पास ही जाती है। दया की भीख आप राष्ट्रपति से ही मांगते हैं। अब वो बात अलग है कि बड़े बहादुर कहते हैं ये अपने आप को कि हम तो भारत को जीतने आए थे, हिंद का जो है फतह करने आए थे। उसी में एक जो है तरीका ये था, उसी में एक जो कदम था वो ये था कि हम जो है लाल किले पे हमला कर देंगे। तो इस तरीके की सोच लेकर के वो आया होगा बेचारा। जैसे 2001 में जो है कुछ लोग आए संसद पे हमला करने के लिए, उनके दिमाग में फितूर भरा होगा कि एक दिन भारत को जीता जाएगा। ये कुछ उनके बीच में चलता है, जो आतंकवादी हैं उनके बीच में एक जो है धारणा प्रचलित है कि एक दिन जो है पूरे भारत को हम जीत लेंगे और यहाँ के बादशाह को गुलाम बना करके ले जाया जाएगा। सबकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो पथभ्रष्ट हैं, जो भटके हुए युवा हैं, जिनको कहा जाता है भटके हुए युवा, उम्मीद करता हूं कि केवल केवल और केवल भटके हुए युवाओं की ही ये सोच है, और दूसरे भटके हुए युवा अब बन नहीं रहे हैं। अगर बन भी रहे हैं तो ऐसे लोगों को समाज या तो सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेगा या फिर उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो आप जानते ही हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये मैं भी स्वीकार करता हूँ, दिल की गहराइयों से स्वीकार करता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो आप जो है जब हम इसकी बात करते हैं दया की, तो ये दया याचिका कब लगाई जाती है, क्या प्रोसेस है इसका, उसके बारे में ही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस खबर के बारे में आप ज्यादा पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से उसने हमला किया, क्या उसको सजा मिली, कैसे प्रोसीडिंग्स हुई और क्या क्या आरोप उस पे लगे थे, वो आप अलग से देख लीजिएगा, क्योंकि ये इस वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है। इस वीडियो का सब्जेक्ट है आपको दया याचिका के बारे में बताना। दया याचिका होती क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आप लोग अगर ये सोचते हैं कि जब किसी को सजा मिल जाएगी, यानी कोर्ट ने जब किसी को सजा दे दी, उसके बाद ही वो दया की भीख मांग सकता है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट किसी को सजा दे और राष्ट्रपति किसी की दया याचिका पर विचार करे, ये दोनों प्रोसेस अलग अलग होते हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है तो दया याचिका नहीं रखी जा सकती। अगर कोर्ट में अभी प्रोसीडिंग चल ही रही है, कोई सजा नहीं भी सुनाई गई है, किसी अपराध के लिए जो है उसको सजा सुनाने का प्रोसेस अभी चल रहा है, मान लीजिए साबित भी हो गया है कि इसने अपराध किया है, अभी सजा सुनाई जानी बाकी है, इस केस में भी ये व्यक्ति राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का मतलब ये हो जाता है कि आप दया की उम्मीद कर रहे हैं राष्ट्रपति से। इस केस में जब आप ये समझ रहे हैं, ये जान रहे हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि आपने अपराध किया हुआ है, राइट? तो दया याचिका लगाना और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही हैं, आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग चल रही हैं, उन तीनों में आपस में कोई रिलेशन, इन दो चीजों में, यानी कोर्ट की प्रोसीडिंग और दया याचिका, इन दोनों के प्रोसेस में, इन दोनों की प्रोसीडिंग में कोई आपस में संबंध नहीं होता। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी अगर आपको थी तो ये गलतफहमी आप निकाल दीजिए। ये गलतफहमी आपको नहीं होनी चाहिए कि अगर जब तक कोर्ट सजा नहीं सुना देगा तब तक जो है आप दया, एक अपराधी दया याचिका नहीं लगा सकता। वो लगा सकता है।
ठीक है। अब बात यह है कि दया याचिका का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले तो ये कि इट कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसेस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए दया याचिका आपने लगा दी और दया याचिका लगाने के बाद राष्ट्रपति ने मना कर दिया, ठीक है, राष्ट्रपति ने मना कर दिया या गवर्नर ने मना कर दिया। दोनों के नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि राष्ट्रपति भी क्षमा कर सकता है और गवर्नर भी क्षमा कर सकता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति दया याचिका लगाता है तो दो जगह पे लगाता है। पहली तो प्रेसिडेंट के पास और दूसरी लगाता है वो गवर्नर के पास। क्यों लगाता है? अगर प्रेसिडेंट नहीं देता याचिका, अगर प्रेसिडेंट जो है आपका माफ नहीं करता और गवर्नर माफ कर देता है, तो भी आपको माफ माना जाएगा कि आपको माफ कर दिया गया है। लेकिन माफ करने का मतलब केवल फ्री करना नहीं होता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि माफ करने का मतलब और भी चीजें उसमें होती हैं। माफ करने में बहुत सी चीजें आती हैं, राइट। माफी का मतलब किसी को पूरी तरीके से रिहा कर देना नहीं होता। माफी के और भी मतलब होते हैं। तो जब भी कोई दया याचिका लगाता है तो वो दया याचिका दो जगहों पे लगाता है, प्रेसिडेंट के पास यानी राष्ट्रपति के पास और गवर्नर यानी कि राज्यपाल के पास, दोनों के पास लगाता है। अगर राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है, अगर दोनों ही दया याचिका खारिज कर दें, माफ ना करें, तो उस केस में, आई रिपीट, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही दया याचिका खारिज कर दें, केवल उसी केस में दया याचिका खारिज मानी जाती है, उसको माफ नहीं किया जाता, राइट। लेकिन अगर सुप्रीम सॉरी अपने प्रेसिडेंट ने माफ नहीं किया है और गवर्नर ने माफ कर दिया है, या गवर्नर ने माफ नहीं किया है, प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया, यानी दोनों में से कम किसी एक ने माफ कर दिया हो, तो आपको माफी मिल जाएगी, राइट। अभी जो आपने सुना है वो प्रेसिडेंट ने माफ नहीं किया है, ये दया याचिका प्रेसिडेंट के पास ही उसने लगाई होगी, लेकिन नॉर्मली दोनों के पास लगा देते हैं, भाई कहीं से तो माफी मिले, राइट। ये चीज करते हैं लोग। प्रेसिडेंट माफ कर सकता है और गवर्नर भी माफ कर सकता है। क्या इसके लिए संविधान में कोई उपबंध है? क्या संविधान में कोई आर्टिकल है ऐसा? जी हाँ, संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 72, जो कि प्रेसिडेंट के लिए है। तो ये बताता है कि प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, माफ करने की शक्ति उसमें होती है। राष्ट्रपति से जुड़ी हुई बातें जहां पे की गई हैं वो आर्टिकल नंबर 72 के आसपास ही हैं, और आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार को बताता है। उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट है, सॉरी गवर्नर है, गवर्नर के भी क्षमादान के अधिकार को आर्टिकल नंबर 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 72 और आर्टिकल नंबर 161, ये दो आपको याद होने चाहिए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एज अ नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग के लिए, एक भारतीय नागरिक के लिए इतना जानना काफी है कि राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों ही माफ कर सकते हैं, और उसके लिए आपके संविधान में पर्याप्त उपबंध यानी कि आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वन कैन रेज द पिटिशन फॉर मर्सी टू बोथ द प्रेसिडेंट गवर्नर, जो कि हमने डिस्कस किया। और इसके आगे क्या है? अगर दोनों ने डिनाई किया तभी मर्सी अप्रूव नहीं होती, बट इफ एनी ऑफ देम गिव मर्सी देन मर्सी इज अप्रूव। अच्छा, जब गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों ही माफ कर सकते हैं, तो क्या इनकी माफ करने की शक्तियों में कोई अंतर है, कहीं पे कोई डिफरेंस आता है? जी आता है। कहाँ आता है? प्रेसिडेंट क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, उनका जो प्रधान सेनापति होता है, जो चीफ कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ जो होता है, वो कौन होता है? सिंपल आंसर इज, वो प्रेसिडेंट होता है। सबको पता होता है, ये बचपन से पढ़ाया जाता है कि तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भारत के अंदर राष्ट्रपति होता है। आपने सेना के अंदर कोर्ट मार्शल की बात सुनी होगी, सेना का अपना कोर्ट लगता है, वहां पे सजा सुनाई जाती है। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति केवल और केवल राष्ट्रपति होता है, गवर्नर नहीं होता। गवर्नर कुछ भी नहीं होता। इसलिए कोर्ट मार्शल अगर किसी सैनिक का किया गया है, उसे कोई सजा सुनाई गई है और वो चाहता है कि उसे दया मिले, उसे जो सजा दी गई है उसके प्रति उसमें उस पर दया दिखाई जाए, उसकी सजा को कम किया जाए या उसे रिहा किया जाए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो केवल और केवल मर्सी पिटीशन किसके पास वो डाल सकता है? राष्ट्रपति के पास। केवल राष्ट्रपति ही इस मैटर को देख सकता है, और जो गवर्नर है वो इस मैटर को नहीं देख सकता। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि गवर्नर किसी भी तरह की दूसरी सजा को देख सकता है, उसको कम कर सकता है, उसको माफ कर सकता है, लेकिन जो मृत्यु दंड होता है,
जो कैपिटल पनिशमेंट होता है, अगर उससे संबंधित कोई मामला गवर्नर के पास रखना चाहे तो वो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि गवर्नर मृत्यु दंड के मामलों में माफी नहीं देता। बहुत सिंपल सी चीज है। गवर्नर मृत्यु दंड के मामलों में माफी नहीं देता। प्रेसिडेंट मृत्यु दंड के मामलों में भी माफी देता है। और कोर्ट मार्शल अगर किया हुआ कोई सैनिक है, अगर वो पिटीशन रखता है, मर्सी पिटीशन रखता है, तो वो प्रेसिडेंट के पास आ सकती है, गवर्नर के पास नहीं जा सकती। बस ये दो डिफरेंस, बड़े बड़े मेजर डिफरेंसेस यही है। ठीक है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मर्सी का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको घर जाने दिया जाएगा। अगर मान लीजिए मैं मान लीजिए एक राजा हूं, मेरे सामने कोई अपराधी आया, मैंने उसको कड़ी से कड़ी सजा दे दी, और अचानक से उसकी मदर या उसकी वाइफ आ गई, या कोई भी आ गया, उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई दोस्त आ गया, और उसने कहना शुरू शुरू किया मुझसे, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, माफ कर दिया जाए, इसकी गलती माफ की जाए, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, इसे मृत्यु दंड मत दीजिए। अब मुझे ये लगता है कि मृत्यु दंड के लायक तो था ये, लेकिन चलो ठीक है, मृत्यु दंड ना दिया जाए, तो क्या इसका मतलब ये कि मैं इसको घर जाने दूं? ये मेरे ऊपर है, मेरी शक्तियां हैं, मुझे शक्तियां दी गई हैं कि कितने तरीके की मैं माफी इसको दे सकता हूं। एक तरीके की माफी ये हो सकती है कि मैं क्या करूं, कि इसका जो पनिशमेंट है वो थोड़ा देर से स्टार्ट करूं। मान लीजिए उसकी वाइफ कहती है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कमाने वाला कोई नहीं है इसके पिताजी के अलावा, यानी कि मेरे पति के अलावा, तो जब तक मेरा बच्चा पढ़ लिख करके इस लायक ना हो जाए कि मेरा पेट भर सके, अपना घर चला सके, तब तक के लिए आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। तो इस केस में अगर मैं मान जाता हूं, बीइंग अ राजा, हमारे देश का राजा तो राष्ट्रपति होता है, अगर मैं इस केस में मान जाता हूं कि ठीक है, चलो इसकी सजा देर से शुरू होगी, तो जहां पर देर से सजा शुरू करने की बात की जाती है, दैट इज नोन एज रिप्राइव। ये एक पावर होती है राष्ट्रपति की, क्षमादान की, कि वो किसी सजा को देर से शुरू करवा सकता है। ठीक है। रिप्राइव कहते हैं इसको। दूसरा होता है रिस्पाइट। रिस्पाइट का केस ये होता है, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक स्पेशल केस है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो ऑब्वियसली एक बच्चा है जो उसकी कोख में पल रहा है, अगर मैं उसे किसी तरह की सजा देता हूं, शारीरिक श्रम करवाता हूं उससे, कि सश्रम कारावास दिया है या फिर इसको मृत्यु दंड दे दिया है, तो उस केस में क्या होगा कि बच्चे पर भी असर आएगा। इन दैट केस अगर मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी स्पेशल केस और बंदी को छोड़ दिया जाना चाहिए, जो अपराधी है उसे छोड़ देना चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकता हूं मैं ये समाधान दे सकता हूं कि ठीक है, मैं आपको जाने दे सकता हूं। उसको कहते हैं रिस्पाइट करना। आप जाइए। राइट। इसको रिस्पाइट करना कहते हैं। स्पेशल केसेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। रेमिट का मतलब क्या होता है? रेमिट का मतलब होता है रिड्यूस द सेम पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट। मैंने नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं किया है। ठीक है। नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं किया, यानी अगर किसी को आजीवन कारावास मिला था, यानी जिंदगी भर जेल में रहने की सजा मिली थी, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या ये कि मैंने कहा आजीवन नहीं, जिंदगी भर नहीं, मरते दम तक जेल में रहने की सजा नहीं दे रहा मैं इसे, मैं तब तक के लिए इसको माफ कर सकता हूं, इसकी सजा को मैं कम कर देता हूं, केवल और केवल 14 साल तक ये जेल में रहेगा, मरते दम तक नहीं। तो मैंने एक ही तरह की पनिशमेंट को, यानी जेल में रखे जाने की पनिशमेंट को, उसकी जो अवधि है उसको कम कर दिया। तो रिड्यूस कर देना, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर देना, जो सजा मिली थी उसके समयावधि को, जो टाइम पीरियड है उसको कम कर देना, इसको कहते हैं रेमिट कर देना। राइट। उसके बाद आता है कम्यूट। ये एक अलग पावर है। कम्यूट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने किसी को मान लीजिए मृत्यु दंड मिला हुआ है, कोर्ट ने किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है, एज अ प्रेसिडेंट या एज अ गवर्नर, प्रेसिडेंट के पास ही आएगा मृत्यु दंड का। तो एज अ प्रेसिडेंट अगर मेरे पास ये मृत्यु दंड आता है, मैं कहता हूं कि नहीं यार, माफी मांग रहा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हें फ्री कर दूं। मैं ये करता हूं कि तुम्हारी जो सजा है, जो मृत्यु दंड है, उसे मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? उसे मैं कन्वर्ट कर देता हूं सश्रम कारावास में, आजीवन आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर देता हूं, यानी मरते दम तक तुम जेल में रहोगे, तुम्हें फांसी नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन मरते दम तक तुम्हें रहना जेल में ही होगा। तो मैंने क्या किया, जो सजा मिली हुई थी उस सजा को ही बदल दिया, कम्यूट कर दिया। इसी को कहते हैं कम्यूट कर देना, कम्यूटेशन कहते हैं इसको। तो ये भी एक पावर होती है। तो अभी तक आप चार देख चुके हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट और कम्यूट। एक आखिरी बची है जो कि आपको पता है, पार्डन पावर, क्षमा कर देना, संपूर्ण क्षमा, कंप्लीट पार्डन। में क्या होता है, घर जाओ भैया, बहुत हुआ,
घर जाओ, हम माफ कर रहे हैं तुम्हें, मतलब तुम्हारी सारी चीजों से मुक्त, ना हम तुम्हारी सजा को बदल रहे हैं, ना तुम्हारी सजा की अवधि कम कर रहे हैं। राइट, कुछ भी नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं तुम घर जाओ, ऐश करो। इसको कहते हैं पार्डन। ठीक है, पार्डन करना। अच्छा, एक चीज और है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पास, हमारे यहाँ एक चीज होती है कि अगर आपका कोई अधिकार है, जैसे कि मेरा अधिकार है कि मैं पढ़ना चाहता हूं, और अगर कोई मुझे मेरे अधिकार से वंचित करता है, तो मैं कोर्ट जा सकता हूं। उसी तरीके से हर अपराधी को, जिसको सजा मिली है या जिसको सजा मिलने वाली है, उसको ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति से दया की गुहार कर सकता है, ये अधिकार है उसका। लेकिन इस अधिकार में और उस अधिकार में क्या कोई फर्क है? जी, फर्क है। फर्क ये है कि अगर वो अधिकार, जैसे मेरे पढ़ने का अधिकार था, और अगर किसी ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं। आई कैन गेट दी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। लेकिन अगर मृत्यु दंड मिला है किसी को, या फिर कोई सजा मिली है, उसने मर्सी पिटीशन डाली है और राष्ट्रपति माफ नहीं करते या प्रेसिडेंट माफ नहीं करते, तो उस केस में क्या ये आदमी कोर्ट जा पाएगा कि नहीं, मुझे तो दया मिलनी चाहिए थी, ये तो मेरा अधिकार है, मुझे दया नहीं दी गई? क्या ये कर सकता है? ये वापस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप सोचिएगा, खुद ही सोचिएगा कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, हाई कोर्ट के पास जा सकता है, ये कहने कि ये तो मेरा अधिकार था कि मुझे क्षमा दी जाए, और मुझे क्षमा नहीं दी गई। अगर वो जा सकता है तो क्यों, अगर नहीं जा सकता है तो उसका लॉजिक क्या है? थोड़ी देर के लिए पॉज करिएगा और उसके बाद सोच करके वापस आइएगा। आई होप आपने पॉज किया होगा। अब हम समझते हैं इस चीज को कि हुआ क्या है। आपने शुरू में ही समझा इस बात को कि अगर आप किसी को, मतलब किसी को अगर वो मिली हुई है, मृत्यु दंड मिला हुआ है, या फिर किसी तरह की सजा मिली हुई है जिसको वो कम कराना चाहता है, राइट, तो उस केस में होगा क्या? उस केस में अगर वो कम कराने के लिए याचिका लगाता है और वो याचिका ठुकरा दी जाती है, राइट, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो बात अलग हो जाएगी, सिस्टम से विपरीत चली जाएगी। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि माफी मांगने वाला जो कारनामा है वो अलग चल रहा है, कोर्ट अलग चल रही है। तो कोर्ट और माफी नामे वाली जो अथॉरिटीज है ना, माफी देने वाली जो अथॉरिटीज है, राष्ट्रपति और गवर्नर, और ये कोर्ट, ये दोनों अलग चलते हैं, पैरेलली चल रहे हैं लेकिन अलग चलते हैं। ना ये इसके प्रति हस्तक्षेप कर सकता है, ना ये इनके प्रति हस्तक्षेप करते हैं। यानी राष्ट्रपति भी ये नहीं कह सकता कि तुम इसको माफ कर दो, खुद से नहीं कह सकता। ना ही ये आदमी, अगर इसको मर्सी नहीं मिली है दोनों जगह से, तो ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से कहेगा कि मुझे मर्सी मिलनी चाहिए थी, मुझे वो माफ नहीं किया, गवर्नर ने भी माफ नहीं किया और राष्ट्रपति ने भी माफ नहीं किया, तो दुहाई है भैया, ये तो अन्याय है, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों अलग ट्रैक हैं, दोनों ही चीजें अलग हैं। इसलिए दोनों के केस में अलग अलग चीजें चलती हैं, पैरेलली चल सकती हैं, लेकिन कभी भी आप जो है, अगर किसी को सजा मिली है, आपकी नहीं, किसी को सजा मिली है, तो वो अगर उसको माफ नहीं किया जाता प्रेसिडेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा, तो वो जा नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने कि मुझे माफ क्यों नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन क्या किसी हालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता? एक स्पेशल केस है जिसमें ये चैलेंज किया जा सकता है। वो स्पेशल केस क्या है? मान लीजिए कि किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ है, आज मृत्यु दंड दे दिया गया है, इसने दया याचिका लगा दी। अब ये बेचारा 7 साल से 8 साल से इंतजार कर रहा है कि प्रेसिडेंट साहब कब माफ करेंगे, या कब फैसला सुनाएंगे कि उन्होंने माफ किया कि नहीं माफ किया। तो ना बेचारा ये जीता रहेगा ना मरता रहेगा। दिक्कत ये है कि इसका जो जीने का अधिकार है चैन से, ये छिन जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति और गवर्नर के पास, यानी राज्यपाल के पास, ये पूरा अधिकार होता है कि वो जब तक चाहें तब तक दया याचिका को अपने पास रख सकते हैं, मन करेगा तब वो फैसला सुनाएंगे, ये उनको अधिकार होता है। लेकिन हमारे देश में ये चीज की गई है संविधान के अंतर्गत कि अगर अनरीजनेबल डिले होता है, जैसे किसी ने दया याचिका लगा दी और उसको जो है मृत्यु दंड दिया जाना है, अब 14 साल तक, मान लीजिए 15 साल तक, या ज्यादा नहीं लेते हैं, 7-8 साल तक ही ले लेते हैं, अगर 8-10 साल तक वो जेल में पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, हर रोज इंतजार कर रहा है, हर रोज वो जागेगा और हर रोज वो सोचेगा कि प्रेसिडेंट ने माफ किया कि नहीं किया, क्या होने वाला है, राइट। राज्यपाल के पास तो जाएगा नहीं, प्रेसिडेंट के पास जाएगा मृत्युदंड वाला। अब मान लीजिए वो 7 साल तक अगर इसी तरह पड़ा रहा मामला प्रेसिडेंट के पास, तो क्या होगा? ये जो बंदा है, जो रोज उठता है सुबह और ये सोचता है बेचारा कि पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा,
तो ये इसके लिए चैन से जीने की यानी कि जो जीने की आजादी है इसकी, ये छिन रही है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो बड़े से बड़े अपराधी को भी अधिकार देता है। अधिकार सबके होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी जेल में सड़ क्यों ना रहा हो, उसके भी अधिकार होते हैं। ठीक है? तो इस वजह से अगर कोई अनरीजनेबल डिले होता है तो उस केस में कोई उस अपराधी, उसका वकील उस अपराधी के खिलाफ जिसको सजा सुनाई गई है, कोर्ट में जाकर के कह सकता है कि जल्दी से फैसला क्यों नहीं दे देते प्रेसिडेंट साहब। तो उस केस में कोर्ट में जाया जाता है। उस केस में कोर्ट में जा सकते हैं। ये अनरीजनेबल डिले का केस होता है। राइट? तो ये जो चीजें थी, ये पार्डनिंग पावर को लेकर के, मर्सी पावर को लेकर के जो मैक्सिमम हो सकता था, वो हम लोगों ने इसमें कवर की। राइट? और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई वकील नहीं हूं, ना ही मैं कोई जो है बहुत बड़ा संविधान का ज्ञाता हूं। मैं कुछ बड़े अच्छे अच्छे एजुकेटर्स को फॉलो करता हूं यूट्यूब पे, और खुद से भी कुछ चीजें पढ़ता हूँ। तो दोनों को मिक्स करके अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मेरी बनी है, भाई सीखता हर कोई कैसे है, चाहे यूट्यूब से सीखे चाहे कहीं से सीखे, मैंने वैसे ही सीखा है। बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू दोज एजुकेटर्स, लाइक मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एक सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। उनका नाम है सिद्धार्थ अरोड़ा। मैं उनको अक्सर सुनता हूँ। और ये जितनी भी अंडरस्टैंडिंग मुझे आई है उनसे, और उसके अलावा बहुत सी जो बुक्स हैं, खास करके एम लक्ष्मीकांत एक बुक आती है, मोटी सी बुक है थोड़ी सी, मतलब आप उसको पढ़ सकते हो, आपको क्लियर हो जाती हैं चीजें पढ़ने के बाद उससे। तो उन किताबों को पढ़ करके, सिद्धार्थ अरोड़ा सर को फॉलो करके, मुझे काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की मिलती है। एंड आई वुड आल्सो सजेस्ट कि आप इस तरह के लोगों को सुनने के बजाय, जो प्रोपेगेंडा ही फैलाते हैं, जो इस यूं यूं करके आपको समझाते हैं कि बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं वो, और उन्हीं की बात आप सुनिए, वो आपको बताते हैं कि आपको ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है। मतलब उस आदमी के मुंह से ब्रेन वॉश की बात सुन करके मुझे हंसी आ जाती है कि हाउ दिस गाय कैन टॉक अबाउट द ब्रेन वॉश। जब भी वो आता है और कहता है ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं आप, तो मेरे मन से एक ही आवाज निकलती है, लुक हु इज टॉकिंग। राइट? तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि जो भी शिक्षा के नाम पर आपको, ज्ञान के नाम पर आपको मिल रहा है, उसे सही जगह से लें। आप खुद सोच करके देखिए कि जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक कितना जोर शोर से भारत के अंदर जो है लोकतंत्र खतरे में था। यही आदमी रोज वीडियो बना रहा था, रोज। क्यों? क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे, आपके दिमाग को भ्रमित करना था इसे। अब कहाँ गया ये? नहीं है कहीं, नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि इनका एजेंडा है। भारत को बर्बाद करने वाली शक्तियां लगातार काम कर रही हैं, और ब्रेन वॉश करने के लिए ये लोग आ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इनमें से खुद भी कई ब्रेन वॉश होते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं। ये लोग भी कई बार ब्रेन वॉश होते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रेन वॉश नहीं होते, ये भी ब्रेन वॉश्ड होते हैं। इन्हें पता नहीं चलता कि ये ब्रेन वॉश्ड है, और उस ब्रेन वॉश्ड स्टेट में, माइंड ऑफ स्टेट में, वो आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एक ब्रेन वॉश स्टेट ऑफ माइंड का आदमी दूसरे आदमी को ब्रेन वॉश कर रहा होता है। यही सोशल मीडिया का काला सच है इन केस ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियोज। समझिए, आप इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो अपने आसपास चीजों को फैलाइए, लोगों से कहिए, लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए कि ज्ञान लेना है तो सही जगह से लें, एजेंडाधारियों से नहीं। ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।